हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। मैं लास्ट चीज़ याद दिलाती हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम का डिटेल हमने लिख लिया था और लास्ट में कोलन में बस इतनी बात लिखी कि उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलन। तो सुनो, अब आगे ध्यान से सुनो, पहले फिर लिखते हैं। पहली बात नोटिस करो कि ये कोलन जो था ऐसे पैकेट्स में नहीं था, ये सीधा सीधा ऐसे ट्यूब जैसा था। लेकिन क्या हुआ, सीकम के दीवार में एक लॉन्गिट्यूडनल मसल बैंड है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब दिखने में लंबा लंबा सा मसल बैंड है, कुछ ऐसे। इस मसल बैंड का नाम है टीनिया कोलाई। क्या कहा मैंने, सुनना है अभी सिर्फ पहले। कोलन पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा लंबा रखा हुआ मसल बैंड कॉल्ड टीनिया कोलाई। और इस टीनिया कोलाई ने क्या किया, मसल्स हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये मसल जा रही थी, यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो देख रहे हो ये डिप्रेशन बन गया। फिर रिलैक्स कर गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर गई, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट। इस चक्कर में इस कोलन के पैकेट बन गए, सेगमेंट्स बन गए। तो जो सीधा सीधा चल रहा था उसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो हर एक सेगमेंट को, जो ये सेगमेंट्स बन रहे हैं ना, यहाँ सेगमेंट ऐसे दिखा रही हूँ मैं, ये सेगमेंट बना हुआ है। हर एक सेगमेंट को हॉस्ट्रा कहते हैं। तो अब लिखो एक लाइन, कोलन पार्ट कंसिस्ट ऑफ, कोलन पार्ट कंसिस्ट ऑफ a longitudinal muscle band, consists of a longitudinal muscle band called tinea coli। सामने लिखा है सब। कोलन पार्ट कंसिस्ट ऑफ a longitudinal muscle band called tinea coli। And due to contraction of these muscles, and due to contraction of these muscles, comma, colon part results into, colon part results into small packets or segments। Colon part results into small segments या पैकेट्स called hostra। हाईलाइट करोगे इसे, called hostra। जहाँ आपने लिखा ना वहाँ हाईलाइट कर दो। अब नेक्स्ट देखो, जैसे सबसे अंदर लेयर म्यूकोसा थी, ऐसे ही सबसे बाहर जो लेयर होती है उसे सेरोसा कहते हैं। इसके बाद यही समझाऊंगी। जो कोलन का सेरोसा है उसके नीचे जगह जगह फैट के ड्रॉपलेट्स पड़े होते हैं। तो जब हम कोलन का डायग्राम बनाते हैं ना, तो इस तरह से ये जगह जगह फैट ड्रॉपलेट्स दिखाते हैं। इन फैट ड्रॉपलेट्स को कहते हैं
एपीप्लॉइक एपेंडेजेस। पूरी बात सुन लो फिर लिखाऊंगी अब ये सारा। क्या कहा मैंने? जो कोलन का सबसे बाहर का टिश्यू लेयर है यानी कि सेरोसा, उसके नीचे जगह जगह मुझे फैट के एग्रीगेट्स दिखाई देते हैं। उन फैट एग्रीगेट्स को, फैट ड्रॉपलेट्स को नाम देते हैं एपीप्लॉइक एपेंडेजेस। दूसरा, ये दिख रहा है, ये कर्व असेंडिंग और ट्रांसवर्स के बीच में, और ये कर्व ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग के बीच में है। तो देखना, नीचे से हम ऐसे रिलेट करते हैं, ऐसे रखा है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो कर्व है ये लिवर के पास को होगा, क्योंकि लिवर इस साइड होता है राइट साइड में, और ये जो कर्व है यहाँ, ये स्प्लीन के साइड में है। इस साइड वाले को हिपैटिक फ्लेक्सर यानी कि लिवर के करीब वाला, या राइट वाला फ्लेक्सर कहते हैं। फ्लेक्सर से मतलब है एक फाइबर्स का गुच्छा जो असेंडिंग कोलन को ट्रांसवर्स से कनेक्ट कर रहा है, और इस साइड वाला जो ट्रांसवर्स को डिसेंडिंग से जोड़ रहा है, एक तो वो लेफ़्ट साइड में रखा है तो नाम है लेफ़्ट कोलिक फ्लेक्सर, या उसको स्प्लीनिक फ्लेक्सर कहते हैं क्योंकि वो स्प्लीन के नीचे रखा हुआ है। तो ये है लिवर और ये है स्प्लीन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे रखी हुई है। तो देखो, मैं बस यहाँ पर नाम मेंशन कर रही हूँ। ये जो है, ये कनेक्शन सब लिखेंगे अभी, असेंडिंग और ट्रांसवर्स के बीच में, इसका नाम है राइट कोलिक या हिपैटिक फ्लेक्सर। और जो ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग के बीच में है, इसका नाम है लेफ्ट कोलिक या स्प्लीनिक फ्लेक्सर। ठीक है। दूसरी बात, जब मैं सामने से अपना बॉडी का डायग्राम देखती हूँ तो मुझे सिर्फ ट्रांसवर्स कोलन दिखती है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऐसे थोड़ा पीछे को चली गई हैं, सामने से नज़र नहीं आती। अब आप खुद गैस करके बताओगे मुझे। जहाँ पर मीजेंट्री नहीं है वो पार्ट याद है, ऐसे साइड में फ्यूज़ होकर छुप गए थे, जैसे कि ड्यूडेनम था। इसी तरह से असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन के पास भी मीजेंट्री नहीं होती। सो उनका पोजीशन भी क्या हो गया? रेट्रोपेरिटोनियल। और ये कहानी डिटेल में कहाँ समझेंगे? किडनी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हैं। तो अब ज़रा लिखना शुरू करो, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली बात यही लिखो, beneath the serosa of colon, beneath the serosa of colon are present fat droplets beneath the serosa of colon are present beneath the serosa of colon are present fat droplets called epiploic appendages। ये लिखा है, beneath the serosa of colon are present fat droplets called epiploic appendages। Next line, ascending colon is joined to transverse colon,
ascending colon is joined to transverse colon by right colic flexor या hepatic flexor। राइट साइड में दिखता है लिवर के नीचे। रिपीट कर रही हूँ, ascending colon is joined to transverse colon by right colic flexor या hepatic flexor। Next, transverse colon is connected to descending colon। Transverse colon is connected to descending colon by left colic flexor या splenic flexor। लेफ्ट साइड में दिखेगा स्प्लीन के नीचे। ट्रांसवर्स कोलन इज कनेक्टेड या जॉइंड टू डिसेंडिंग कोलन बाय लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर या स्प्लीनिक फ्लेक्सर। नेक्स्ट, स्टार लगा के एक पॉइंट, बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन। सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग, both ascending and descending colon are retroperitoneal in position। ये लिखा, both ascending and descending colon are retroperitoneal in position। चलो अब पहले काम समझो सारा, फिर लिखते हैं। कोलन का मेन काम है जो भी बचा हुआ पानी आया है उसको तेज़ी से रीएब्जॉर्ब करना है। सब बातें ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी के हिसाब से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा मेंशन नहीं किया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, जबकि जितना आप खाना और पानी पी रहे हैं, जो भी जा रहा है अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में, टोटल वाटर का 70% एब्जॉर्प्शन, करीब करीब सब अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखें तो सबसे वैस्कुलर हिस्सा जजनम है, सबसे ज़्यादा वहीं होगा। तो मैं कह रही हूँ कि जितना पानी जा रहा है थोड़ा सा पेट में एब्जॉर्ब हुआ और करीब 70% मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से होता हुआ खून में गिर चुका है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ से? जजनम से। अब जो 30% पानी बचा वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन में। सीकम तो कुछ करता ही नहीं है। बचे हुए 30% पानी को तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लिया कोलन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ने। तो देखो, अगर क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर या वॉल्यूम, तो आप कहेंगे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो भी कहाँ? जजनम में। अगर क्वेश्चन हो which of the following shows maximum rate of water absorption, तब आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन पे इसलिए ध्यान देना है, मैक्सिमम रेट से मतलब वो स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन पूछ रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन करता ज़्यादा है 70%, लेकिन धीरे धीरे करता है। लार्ज इंटेस्टाइन अमाउंट वाइज कम करता है 30%, लेकिन करता तेज़ी से है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट मैक्सिमम रेट कहाँ हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जितना भी बचा हुआ पानी आया है उस पानी को ये तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा मानो कि लार्ज इंटेस्टाइन की एफिशिएंसी अच्छी है। एक तो वो तेज़ी से करता है,
और पानी को एकदम अच्छे से ले लेता है, कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं करता। स्मॉल इंटेस्टाइन ने एक तो काम धीरे धीरे किया और सारा भी कहाँ उठाया, अगर वो एफिशिएंट होता तो कुछ छोड़ता ही क्यों। तो द रिमेनिंग वाटर एब्जॉर्ब्ड विद मैक्सिमम स्पीड, दैट इज फंक्शन ऑफ कोलन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा थोड़ा बहुत ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ अगर बची हुई हैं और थोड़े बहुत मिनरल्स अगर बचे हुए हैं तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे। तो मेजर फंक्शन ऑफ कोलन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, थोड़ा बहुत। ये सब करने के साथ साथ अब जब सारा एब्जॉर्प्शन कोलन ने कर लिया, अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा है उसी को हम फीसिस या फीकल मैटर कहते हैं, जिसे हम नॉर्मल इंग्लिश में स्टूल कहते हैं। तो जो फीकल मैटर है वो उसी को कहते हैं जिसमें से अब कुछ नहीं लिया जा सकता, जो भी लेना था आखिरी चीज़ वो कोलन ले चुका है। तो बची हुई चीज़ फीकल मैटर है। और ह्यूमन फीसेस में पर डे 150 ml वाटर लॉस होता है। तो अगर मैं आपसे ओवरऑल वाटर लॉस पूछूं कि यूरिन से कितना हुआ, स्वेट से कितना हुआ, तो आप कहोगे फीसेस से भी वाटर लॉस होता है। तो फीसेस सॉलिड वेस्ट नहीं है, सेमी सॉलिड वेस्ट है और उसके अंदर 150 ml टोटल एक दिन में वाटर लॉस होता है। ठीक। तीसरा एक और काम कोलन का ही काम रहेगा कि बाइल पिगमेंट यानी कि बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन को तोड़कर, याद करो, स्टर्कोबिलिन बनाएगा। और ये स्टर्कोबिलिन फीसिस के साथ आगे बाहर निकलेगा, इजेस्ट आउट होगा और ये फीसिस को येलो कलर भी देगा। तो ये जितने काम हुए ये सब कहाँ हुए हैं, कोलन पार्ट में। तो अब लिखो आगे, लास्ट में आपने क्या लिखा, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन रेट्रोपेरिटोनियल है। अब नेक्स्ट देखो, कोलन is the main site. Colon is the main site for absorption of water for absorption of water, comma, some minerals some minerals and some drugs नेक्स्ट इसके नीचे एक नोट लिखेंगे, लिखो नोट में, द कोलन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, द कोलन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन absorbs all the remaining water, that is about 30% water, absorbs all the remaining water, that is about 30% water at maximum rate. The colon part of large intestine absorbs all the remaining water, that is about 30% water at maximum rate. But about 70% water gets absorbed in the small intestine. But about 70% water gets absorbed in small intestine. ठीक है, आई होप ये वाली बात अब क्लियर हो गई है। सबसे ज़्यादा अमाउंट वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा और बचा हुआ तेज़ी से स्पीड वाइज लार्ज इंटेस्टाइन करेगा।
नोट वाला पॉइंट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट देखो, आफ्टर कोलन कंप्लीट्स इट्स एब्जॉर्प्शन, आफ्टर कोलन completes its absorption, comma, the remaining undigested waste, the remaining undigested waste is now called feces या fecal matter. So now the remaining undigested waste is called feces या fecal matter. Next, about 150 ml, 150, about 150 ml of water, about 150 ml of water is lost per day with feces. About 150 ml of water is lost per day with feces. Next, colon also causes degradation of bile pigments. Colon also causes degradation of bile pigments, comma, resulting in formation of pigment stercobilin, resulting in formation of pigment stercobilin, and this gives yellow color to feces. And this gives yellow color to feces. Next, the bad smell of feces, जो एक bad odor होती है feces में, the bad smell of feces is due to various chemicals or gases present, is due to various chemicals or gases present like स्केटॉल, ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट गैस है. द बैड स्मेल ऑफ फीसेस इज ड्यू टू वेरियस केमिकल्स और गैसेस प्रेजेंट लाइक स्केटॉल. चलो अब इधर आ जाओ फिर से. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी, मिनरल, ड्रग सब एब्जॉर्ब हो गए और यहाँ आते आते डिसेंडिंग कोलन के एंड में आते आते सिर्फ फीकल मैटर है. सिग्मॉइड कोलन का सिर्फ काम है फीसिस को उठाना है और यहाँ छोड़ देना है. इस सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम है रेक्टम. और रेक्टम का काम है टेम्परेरीली फीसिस को स्टोर करना है. और जब रेक्टम एग्जिट आउट होगा, मतलब रेक्टम की वो ओपनिंग जो फीसिस को बॉडी से बाहर कर देगा, इस ओपनिंग का नाम है एनस. तो देखो, सिग्मॉइड कोलन ने फीकल मैटर को डिसेंडिंग कोलन से उठाया और बस रेक्टम में छोड़ा, और कुछ काम नहीं है सिग्मॉइड कोलन का. रेक्टम करीब 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका काम रहता है फीसिस को टेम्परेरीली स्टोर करना. और रेक्टम की जो ओपनिंग बॉडी से बाहर खुलती है
उसी को क्या कहते हैं, एनस। तो लिखो ज़रा, सिग्मॉइड कोलन sigmoid colon opens from descending colon into the rectum, opens from descending colon into the rectum, and it only passes the fecal matter, and it only passes the fecal matter. Next, rectum is about 10 to 15 centimeter long, 10 से 15. Rectum is about 10 to 15 centimeter long and helps in temporary storage of fecal matter, and helps in temporary storage of fecal matter. अब आप लोग पहले डायग्राम कैप्चर कर लीजिए, मैं फिर इसे रब करूँगी, देख लो अच्छे से, कोई डाउट्स हैं तो साथ साथ लिख लो। तो मैं इसको अब रब कर रही हूँ। तो देखो, अब सुन लो पहले सारी कहानी, फिर लिखते हैं। रेक्टम का काम है फीसिस को स्टोर करना है, और रेक्टम खुद इंटरनली लाइंड है बाय स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इस रेक्टम की दीवार पर, इसकी दीवार पर इस तरह से ये कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं। मतलब जैसे ये फीसिस से भरेगा और इसकी दीवार पर ऐसे धक्का पड़ेगा तो ये रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे। मतलब अब ये पाउच फुल होने लगा है फीसिस से, और रेक्टम की ये जो ओपनिंग आउट हो रही है इसी को एनस कहते हैं। एनस इज इंटरनली लाइंड बाय कराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये सब अभी लिखाती हूँ आपको आगे, पहले सुन लो। The opening of anus is regulated by two sphincters. दो sphincters present हैं। Outer made up of voluntary muscles, inner made up of involuntary या स्मूथ मसल्स। तो आप जानते हो वॉलेंट्री मसल्स अंडर अवर कंट्रोल है, लेकिन ये अंडर अवर कंट्रोल नहीं है। और एनस ओपनिंग में ये दो स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं। ये अगर खुल गया तो भी दूसरे वाला जो बाहर वाला है ये अंडर अवर कंट्रोल है। और समझ जाओ, हमने अपने आउटलेट को एनस कहा है तो वो सिर्फ फीसेस लेके आएगा। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं यानी कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स, सिर्फ मैमल्स में एनस है। मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आउटलेट सिर्फ फीसेस लाएगा। बाकी जितने वर्टिब्रेट्स हैं सब में क्लोएका है। याद है, फीसेस प्लस समथिंग है तो क्लोएका कहते हैं। तो क्या है, किस में क्या क्या आता है वो हम अलग अलग चैप्टर्स में देखेंगे। फिलहाल हमारा एनस सिर्फ क्या लेके आएगा, फीसेस। तो इसके अंदर ये दो ओपनिंग्स हो गई।
मान लो ये रेक्टम है, ये एनस है, ये अंदर वाला स्फिंक्टर, ये बाहर वाला स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर खुल भी गया तो फाइनल तभी होगा जब ये वाला स्फिंक्टर खुलेगा। तो दोनों स्फिंक्टर्स खुलने चाहिए। ठीक, तो देखो, द रिमूवल ऑफ फीसेस आउट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन या डेफिकेशन। तो मैकेनिज्म सुनो, फिर लिखते हैं इसे। When rectum becomes full with feces, पूरा रेक्टम भर गया है फीसेस से, तो दीवार पर धक्का पड़ा। दीवार पे धक्का पड़ने से एक्टिवेट हो गए स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये वाले रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने एक्टिव होकर एक रिफ्लेक्स एक्शन भेजा टुवर्ड्स ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बाहर के स्टिमुलस से हो, बॉडी के विद इन भी रिफ्लेक्स एक्शंस जाते हैं। ब्रेन को जैसे ही सिग्नल मिला, ब्रेन ने भेज दी पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर, और उस पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर ने आकर एनस के अंदर वाले स्फिंक्टर की मसल्स को रिलैक्स कर दिया। तो ये ओपनिंग खुल गई। जैसे ही खुल गई, अब ये इंसान डेफिकेशन कर सकता है, बट द पर्सन कैन डिले प्रोसेस बाय कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल, द आउटर एनल स्फिंक्टर। क्योंकि बाहर वाला स्फिंक्टर कैसी मसल्स का बना हुआ है? वॉलेंट्री। और छोटे बच्चे को, बिल्कुल छोटे बच्चे को 1-1.5 साल 2 साल तक ये नहीं समझ में आता कि वो स्फिंक्टर अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। तभी तो बच्चों का प्रोसेस बिल्कुल इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन ग्रेजुअली ये बात समझ आ जाती है। सो फाइनली डेफिकेशन इज वॉलेंट्री मास पेरिस्टाल्सिस। क्या मतलब हुआ? पेरिस्टाल्सिस अभी आपको डिटेल एंड में बताऊंगी, फिलहाल ये समझो, इस तरह से धक्का दे करके खाने को आगे बढ़ाना, इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस वॉलेंट्री मास पेरिस्टाल्सिस है डेफिकेशन के केस में। मतलब हमारे ब्रेन ने रेक्टम की दीवार पर धक्का बनाना शुरू कर दिया है और अंदर का एनल स्फिंक्टर भी खुला पड़ा है, लेकिन जब हम चाहेंगे तब आखिरी में मास पेरिस्टाल्सिस, मतलब एक साथ बहुत सारे मास को कॉन्ट्रैक्ट करवाकर सीधा बाहर निकलवाएंगे बाय कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल वॉलेंट्री स्फिंक्टर। तो फाइनली द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन इज वॉलेंट्री इन नेचर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर तक वो इनवॉलेंट्री है, लेकिन फाइनली कैसा प्रोसेस है? वॉलेंट्री। और फिर कह रही हूँ, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, मास पेरिस्टाल्सिस मतलब एक साथ पूरे मास को लेकर एक ही बारी में कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर कर देंगे। और जो ह्यूमन इन्फेंट होता है, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद 2-4 दिन तक जो फीसेस रिलीज करता है, उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, मिकोनियम। ये ग्रीनिश ब्लैक या ऑलमोस्ट ब्लैकिश से कलर का होता है, डार्क ग्रीन ब्लैक कलर का। इसको फीसेस ना कहकर एक स्पेशल नाम क्यों दिया? बच्चे ने पैदा होते ही जो पहली बारी फीसेस करी, पॉटी करी, उसके अंदर उसके डेड सेल्स होते हैं जो एमनियोटिक कैविटी से वो ले लेता है। बच्चे के आसपास, फीटस के आसपास आपने सुना है कुछ पानी भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लस बच्चे के अपने बाल टूटकर उसमें गिर रहे होते हैं। तो वो आसपास का पानी, अपने बाल,
सेल्स सब निकल रहा होता है। तो जब वो बाहर आया दुनिया में और उसने पहले ही बारी पॉटी करी, तो उसके अंदर वही सब सामान है जो वो मदर के यूट्रस से कंज्यूम करके आया था। तो वो स्टार्टिंग वाला फीसेस कलर में अलग होता है, और फिर जब वो मदर की फीड पर आ जाएगा, मदर्स मिल्क लेगा, उसके बाद उसका नॉर्मल फीसेस एलिमिनेशन होगा। तो बहुत बच्चों का मिकोनियम विद इन मदर्स यूट्रस ही निकल जाता है, और कई बार बच्चे ये खा लेते हैं अंदर ही अंदर, तो थोड़ी टॉक्सिसिटी हो जाती है। सो बस हमें क्या याद रखना है, अगर पूछ ले कि मिकोनियम क्या होता है, तो आप कहोगे ह्यूमन इन्फेंट के शुरुआत के 2-4 दिन में जो फीसेस एलिमिनेट हुआ, जो कि बना था वो खाने से जो उसने मदर के यूट्रस के अंदर अपने आसपास से खा लिया था, उस फर्स्ट वेस्ट को क्या कहते हैं, मिकोनियम। ठीक है, तो आपने लास्ट क्या लिखा है, लास्ट में देखो आपने लिखा है रेक्टम is about 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड आपने लिख लिया, लाइन चेक करो, एंड इट हेल्प्स इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेस, एंड इट हेल्प्स इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेस। नेक्स्ट देखो, रेक्टम इज इंटरनली लाइंड बाय, रेक्टम इज इंटरनली लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम। सामने लिखा है रेक्टम इज इंटरनली लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम। नेक्स्ट लाइन, द ओपनिंग ऑफ रेक्टम, द ओपनिंग ऑफ रेक्टम is called anus, the opening of rectum is called anus, which brings the feces out from body. The opening of rectum is called anus, which brings the feces out from body. Next, this anus is internally lined by, this anus is internally lined by keratinized stratified epithelium. This anus is internally lined by keratinized stratified epithelium. Next, the opening of anus, the opening of anus is regulated by two sphincters. The opening of anus is regulated by two sphincters. ऐसे दो पार्ट कर दो, लिखो एक्सटर्नल वॉलेंट्री स्फिंक्टर, एक्सटर्नल वॉलेंट्री स्फिंक्टर made up of skeletal muscles, external voluntary sphincter made up of skeletal muscles, और दूसरा internal involuntary sphincter made up of smooth muscles. Internal involuntary sphincter made up of smooth muscles. Next, the process of removal of feces, the process of removal of feces out from body, the process of removal of feces out from body is called egestion या defecation, is called egestion या defecation, ये लिखा है। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ रेक्टम, रेक्टम की दीवार,
The wall of rectum also consists of stretch receptors. The wall of rectum also consists of stretch receptors. अब लिखो, एक हेडिंग डाल दो वहीं पे छोटा सा, मैकेनिज्म ऑफ इजेशन या डेफिकेशन. मैकेनिज्म ऑफ इजेशन या डेफिकेशन. इसके नीचे फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखेंगे. शुरू करो. व्हेन रेक्टम बिकम्स full with feces. When rectum becomes full with feces. ऐसे एरो डाल के फ्लो चार्ट फॉर्म में, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन wall of rectum become active. Stretch receptors in wall of rectum become active. Next, they send defecation reflex action to brain. They send defecation reflex action to brain. Next, parasympathetic nerve fibers become active. Parasympathetic nerve fibers become active. Next, they induce contraction in the wall of rectum. They induce, करवाते हैं, they induce contraction in the wall of rectum and cause relaxation of the smooth muscles in the internal anal sphincter. Relaxation of smooth muscles in the internal anal sphincter. Next, this leads to defecation. Next flowchart में, this leads to defecation, but a person can delay the process. इसी के आगे लिखो, this leads to defecation, but a person can delay the process by controlling the external anal sphincter. But a person can delay the process by controlling the external voluntary anal sphincter. फ्लो चार्ट खत्म. आखिरी में लिखो एक पॉइंट फ्लो चार्ट के नीचे. सो defecation is
So defecation is finally a voluntary mass पेरिस्टालसिस. पेरिस्टालसिस का डिटेल हम एंड में देखेंगे. सो फाइनली defecation is voluntary mass peristalsis. नेक्स्ट स्टार लगा के एक पॉइंट लिख दो. मिकोनियम. Meconium is the first fecal matter. Meconium is the first fecal matter of human infant. Is the first fecal matter of human infant, that is just after birth. Meconium is the first fecal matter of human infant, that is just after birth, and it appears greenish black in color. And it appears greenish black in color. चलो, तो अब हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा पढ़ लिया. हमने सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ लिए हैं. चैप्टर का नाम था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. अभी तक ना तो हमने खाने को डाइजेस्ट करना सीखा है, तोड़ना नहीं सीखा, और ना ही खून में डालना सीखा है. लेकिन हम सारी इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं कि कहाँ से कौन से एंजाइम आएंगे, कौन सा पार्ट क्या मेन काम करता है, वो सब हमें क्लियर है. तो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें. उससे पहले एक चीज़ यहाँ और लिखेंगे, सुनो ध्यान से. हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का ओरिजिन एंडोडर्मल है. पूरे एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन एंडोडर्मल है, सिवाय स्टोमोडियम के यानी कि माउथ कैविटी के और प्रोक्टोडियम यानी कि एनस के. इन दो एरियाज के अलावा ये दोनों एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं. याद है ना, 3 ओरिजिन है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी पूरा एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन क्या है? एंडोडर्मल. ठीक, एक बात. दूसरी बात एक और सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनना. ये था रेक्टम, ये एक एनल कॉलम है और ये एनस है. पूरे बॉडी की तरह इन हिस्सों में भी वेन्स की सप्लाई है. मान लो ये इस तरह से वेन्स हैं. अभी इसका डिटेल आएगा सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ दे रही हूँ. वेन्स के अंदर बैक फ्लो रोकने के लिए ये दरवाजे लगे होते हैं जिन्हें वाल्व्स कहते हैं. तो रेक्टम की और एनस की दीवार में आने वाले वेन्स में भी वाल्व्स लगे होंगे, जिससे कि ये वाल्व बंद हो जाए और बैक फ्लो ना हो. लेकिन अगर किसी इंसान के रेक्टम और एनस में आने वाली वेन्स के वाल्व डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो उसके रेक्टम और एनस के, खास करके रेक्टम के वेन्स में वाल्व खराब हो जाने की वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड शुरू हो जाएगा. जैसे ही बैक फ्लो होगा, इन वेन्स में खून बढ़ जाएगा और ये धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन शो करेंगी, स्वेलिंग आ जाएगी इनमें. अब यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी वेन्स में, और जब यहाँ पर फीसेस भरेगा तो फीसेस धक्का मारेगा तो वो
सूजन में, स्वेलिंग में और दर्द होने लगेगा। इस कंडीशन को कहते हैं हीमरॉइड्स या पाइल्स। तो हीमरॉइड्स या पाइल्स आगे आपको डिटेल में एक बात समझाऊंगी, वैरिकोज वेन्स, वहाँ फिर समझाऊंगी एक बार। फिलहाल हम कितनी बात याद रखेंगे, रेक्टम खास करके और एनस, इनकी दीवारों में जो वेन्स प्रेजेंट हैं, अगर उन वेन्स के वाल्व डैमेज हो गए तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाएगा, वेन्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इंसान को बड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा, बहुत दर्द होने लगेगा, और अगर वेन्स रप्चर कर गई तो ब्लीडिंग भी शुरू हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं हेमरॉइड्स या पाइल्स। और पाइल्स खासकर नाम तब यूज़ करते हैं जब इंसान को प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। अब इससे क्या होगा, इंसान की टेंडेंसी होगी कि वो रेक्टम की दीवार पे ना धक्का मारना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे पता है मैं धक्का मारता हूँ तो बहुत दर्द होता है। तो अगर फीसिस बॉडी में रिटेन होने लगे, बाहर ना आए, तो उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। डिसऑर्डर्स में लिखेंगे आखिरी में जाके। तो जिन लोगों को बहुत वक्त तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको ये पाइल्स की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो लिखो वहीं पर एक पॉइंट, पहले यही लिखो, लिखो इसमें, इफ the valves of rectal veins, if the valves of rectal veins get damaged, if the valves of rectal veins get damaged, comma, backflow of blood occurs, backflow of blood occurs, resulting in painful inflammation of the veins, resulting in painful inflammation of the veins, painful inflammation of the veins, comma, this condition called hemorrhoids, this condition called hemorrhoids या piles, hemorrhoids या piles, and prolonged constipation and prolonged constipation can also lead to piles, and prolonged constipation can also lead to piles. ठीक है, ये बात लिखी आपने हेमोरॉइड्स की। अब आखिरी में एक नोट लिखो, एक नोट लिखेंगे नीचे, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन गट, the origin of human gut is endodermal. The origin of human gut is endodermal except
एक्सेप्ट स्टोमोडियम यानी कि माउथ एंड प्रोक्टोडियम यानी कि एनल कैविटी, माउथ कैविटी, एनल कैविटी. The origin of human gut is endodermal except stomodium and proctodium, which are ectodermal in origin, which are ectodermal in origin. So this brings an end to digestive glands, सारे ख़त्म कर लिए हमने, and the human digestive tract. ट्यूब में कौन कौन से पार्ट्स हैं ये डिटेल में पढ़ लिए. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट. हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट. सुनेंगे ध्यान से. हिस्टो वर्ड का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. तो इस टॉपिक में हम ह्यूमन गट वॉल, हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट वॉल लिख लो. हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की दीवार में कौन कौन से टिश्यूज़ हैं और वो कैसे अरेंज्ड हैं उसको पढ़ते हैं. तो मान लो जहाँ स्टमक रखा है वहाँ से मैंने पूरा क्रॉस सेक्शन काटा, तो स्टमक के साथ साथ मैंने पूरा दीवार तक का एक कट लगा दिया. तो ये दीवार है, बॉडी वॉल है, और यहाँ कहीं स्टमक का वॉल होगा. तो मैं कुछ ऐसा डायग्राम बना रही हूँ. देखो ये जो है ये पूरी गट की दीवार है, इतनी मोटी है. इसके अंदर क्या क्या है वो हमें पढ़ना है. ये है बॉडी की दीवार, बीच में खाली स्पेस है जिसमें खाना रखा है. ये जो सबसे बाहर दीवार है, ये जो गट में सबसे बाहर दीवार है, इसका नाम है सेरोसा. और सबसे अंदर वाली मैंने क्या बताई थी? म्यूकोसा. तो देखो दीवार से ये सेरोसा इस तरह से देख रहे हो, दीवार से गट की दीवार को जोड़ रही है. ये जो जोड़ने वाला फोल्ड है इसी को मीजेंट्री कहते हैं. क्या नाम है इसका? मीजेंट्री. तो अब आपको समझ आ गया कि मीजेंट्री एक फोल्ड है जो सेरोसा के साथ कॉन्टिन्यूस रहता है और हमारे गट के ऑर्गन्स को बॉडी की दीवार से जोड़ के रखता है. तो ये कनेक्शन जहाँ जहाँ है वहाँ ऑर्गन्स हैंग कर रहे हैं, और जहाँ मीजेंट्री नहीं है वो दीवार से चिपक गए हैं, जिस लोकेशन को हम रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं. ठीक है, तो इतना लिख लेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस पूरे दीवार का क्रॉस सेक्शन काट के समझाऊंगी. ठीक है,
तो दिस इज़ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।